तो लंदन का सफर कैसा रहा सर? लंदन में भी आपने पढ़ाई की, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस? अब्दुल सुबहान आज शायद सबके लिए लगता है कि एक एजुकेशनिस्ट है, काम कई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं बहुत ही ऐसे एरिया से आता हूँ जिसको एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड बताया जाता है, और हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था। तो इस फैल्कन से कई सारे लोगों को रोजी भी मिल रही है, कई सारे लोगों को आप सहारा दे रहे हैं। नहीं मतलब आप मतलब आपके जरिए से चल रहा है, क्योंकि आप अगर वहां पर नहीं खड़े रहे, फैल्कन में नहीं रहते, तो आज ये इदारा इतना दूरी तक नहीं जाता था। हालात बोलूंगा तो अनइमेजिनेबल है, अनबिलीवेबल है। एक वॉचमैन था, वो वो खुद पकाता, उस जब वो पकाता था मैं वॉचमैन, मैं बाहर ठहरता, क्योंकि हालात ऐसे थे, कोई वसाइल नहीं थे। लेकिन जब नतायज आए, 16 बच्चे थे फर्स्ट बैच में मेरे, सॉरी 13 बच्चे थे फर्स्ट बैच के, जिसको मैंने नीट का एग्जाम दिखाया था। एक फुल टाइम टीचर नहीं था मेरे पास पढ़ाने के लिए। 2-2 घंटे के, 1 घंटे के लिए टीचर आते, क्योंकि पैसे नहीं थे। बहुत आजिज़ी से उनको समझा दिया था, और वो मेरे हालात को समझ लिए थे कि कोई बेवकूफ़ी हो जो कर रहा है। 13 बच्चों में से 9 बच्चों को गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिली थी। शाहीन बीदर, फाल्कन और शाहीन बीदर में क्या फर्क है? ये दो अलग अलग इदारे हैं, एक इदारा है, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या ये एक्चुअली? सबसे पहले तो शाहीन मेरी खुद की आइडेंटिटी थी। मैं भी शाहीन का स्टूडेंट हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरे वालिद, ताया, मेरी फूफी मिलके 3 जने, घर के 3 लोग अफराद हमारे घर में ही शुरू किए। तो हाँ, घर के पूरे बच्चों को बिठा के शुरू किए। तो वो हमारे खून में है, समझिए शाहीन, वो फिक्रे हमारे खून में है। लेकिन जब बीदर में वो इदारा चल रहा था, उसको एक्सपैंड करने की फिक्र हुई। Hello and everyone. Today we are here with डॉक्टर अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान साहब का जो है, मैं समझता हूँ कि तारुफ नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी जो नौजवान तबका है या नौजवान तबका जो स्टूडेंट हैं या उनके वालिदैन हैं, अब्दुल सुबहान से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एजुकेशनिस्ट बहुत कम है, और जो भी हैं उनमें काफ़ी एक्टिव इस वक्त जो पूरे मुल्क भर में अब्दुल सुबहान हमें नज़र आते हैं। सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, क्योंकि काफ़ी तलबा के, स्टूडेंट्स के और उनके वालिदैन के, पेरेंट्स के जो है आपने ख्वाबों को सजाया है, उनके ख्वाबों को आपने कामयाब किया है। अब्दुल सुबहान का ख्वाब क्या था, आपका ख्वाब क्या था? क्योंकि आप भी लड़कपन के दौर से गुजरे होंगे, कोई आपका भी एक गोल रहा होगा, क्योंकि जहाँ हम आपकी तालीम को देखते हैं और आपके प्रोफेशनल को देखते हैं, इट्स लॉट ऑफ डिफरेंट। आपके ख्वाब कहाँ गए, ये एक सवाल रहा हमारा। और इसके साथ साथ आपके लड़कपन का दौर कैसा रहा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, ये सब जो है हमारे ऑडियंस और आपके स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन जानने के लिए बहुत ही बेकरार हैं। सर, सबसे पहले आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। अब्दुल सुबहान आज शायद सबके लिए लगता है कि एक एजुकेशनिस्ट है, काम कई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं बहुत ही ऐसे एरिया से आता हूँ जिसको एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड बताया जाता है, और हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था टू रिकग्नाइज इट एज ए वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया, और उसको इम्प्रूव करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके लिए एडिशनल फंड दिए गए। अब उस एरिया से जब कोई आता है, और मेरा जो बैकग्राउंड रहा, मैं पहले करीब 4th ग्रेड में घर से निकला। एक्चुअली निकाला भी गया होगा, वालिद बहुत ज़्यादा मेरे से खफा रहते, क्योंकि बहुत शरारती था मैं, और मुझे हैदराबाद के दारुल कुरान में एडमिशन कराया गया, और उस वक्त लगता था कि मैं आलिम बनूं, लेकिन फिर मेरे शायद दादी नहीं चाहती थी कि मैं इतना दूर रहूं इतनी कम उम्र में। फिर मुझे हासन भेजने की कोशिश की गई, फिर मेरी दादी बोली कि नहीं बच्चा घर में रहने दो, और उर्दू मीडियम से मेरी तालीम हुई। एक लड़का जो बिल्कुल उर्दू मीडियम से पढ़ाई कर रहा है और 11th-12th कंप्लीट कर रहा है, और उसको मौका मिलता है, और मैं मेरा देखता था कि मेरे से एक कज़िन भाई था, मेरे से बड़ा था, वो हैदराबाद बेंगलोर में पढ़ाई करता था। वो मेडिकल के लिए एंट्रेंस कोचिंग की तैयारी कर रहा था, और वो जब गाड़ियाँ जाते थे बेंगलोर के लिए, तो मैं देखता था गाड़ियाँ भी जाती हैं। बेंगलोर बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे एरिया के लिए, लोग बेंगलोर जाते हैं।
दिल में ख्वाहिश होती कि मैं भी बेंगलोर जाऊंगा, और मौका मिला जब 12वीं के बाद सबके मर्जी के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड था, आज भी ट्रेंड वही है कि लोगों को डॉक्टर बनना होता है, लोगों को इंजीनियर बनना होता है। मैंने बड़े क्लैरिटी के साथ अपने वालिद को बता दिया था कि मैं ना डॉक्टर बनूंगा ना इंजीनियर बनूंगा, मुझे लॉयर बनना था। तो मेरी काउंसलिंग की गई घर पे। मेरे ताया को लगता था कि भाई अगर सुभान मेडिकल की तैयारी कर लेगा तो एक मेडिकल सीट बन मिल जाएगी। तो कई लोग आके मुझे बताते कि क्यों मेडिकल प्रोफेशन बेटर है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ज़ौक़ अलग ही था। मैं मेरा जो इंस्पिरेशन जो मुझे दिए थे राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज, मुझे क्लैरिटी थी कि जितने भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिसको भी मैंने देखा था वो लॉयर थे। अच्छा। आप कितने भी पूरे फाउंडिंग फादर इंडिया के जितने भी देख लीजिए, महात्मा गांधी से ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लीजिए, कि आप तमाम को देखें तो ये लॉयर दिखेंगे आपको, अम्बेडकर तमाम। तो मेरे जहन में था कि मैं लॉयर बनूं, क्योंकि बड़ा ख्वाब था, बचपन से कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। तो वालिद साहब मजबूर हो गए, भाई बीदर में कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, हम तुम्हारा बेंगलोर भेजेंगे। तो उस वक्त 12th के बाद पहली मरतबा जब बेंगलोर आया, इससे पहले एक मरतबा आया था कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत छोटी उम्र में, और उस वक्त मैं स्टेट का बेस्ट ऑरेटर बना। उर्दू मीडियम के बच्चों का कंपटीशन था स्टेट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अब मौका मिला था बेंगलोर आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब ऐसे बैकग्राउंड से कोई मौका मिलता है किसी को, और जब वो देखता है कि चैलेंजेस ऐसे थे कि मेरी पूरे क्लास वाले मुझे बोलते थे कि तुम अपने वालिदैन का टाइम वेस्ट कर रहे हो और उनके पैसे वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको तो उर्दू इंग्लिश आती नहीं। मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता था, एक जुमला इंग्लिश का नहीं बोल सकता था, और पढ़ना ही मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उर्दू का था। ऐसी बात है, घर का माहौल भी उर्दू रहा। हाँ, हमारे एरिया में तो हमारे एरिया में इंग्लिश बातचीत करने का मिजाज नहीं था उस वक्त, तो बड़ी चैलेंजेस होते थे क्लास में। मुझे पहले तो एडमिशन लेना मुश्किल था जिस जगह पे मैं एडमिशन के लिए जा रहा था, क्योंकि मैं जब लॉ करना चाहता था तो बोले कहाँ पे एडमिशन लेना चाहता, तो बोला इंडिया के नंबर 1 कॉलेज, नंबर 2 कॉलेज, नंबर 3 कॉलेज, 3 कॉलेजेस को मैं सर्च करके मालूम किया गया 3 कॉलेजेस कौन से हैं। तीनों जगह पे एग्ज़ाम लिखना था, एग्ज़ाम लिखा, मुझे मालूम था मैं क्लियर होने करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर ऐसा था, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वो सब हमको आते नहीं थे। लेकिन फिर मौका हुआ, क्राइस्ट उस वक्त पहला लॉ कॉलेज शुरू कर रहा था, तो मुझे मालूम हुआ कि एक नया कॉलेज शुरू हो रहा है, वो फेमस कॉलेज था क्राइस्ट, और नया कॉलेज लॉ शुरू कर रहा है तो एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होने वाला। ये कहा जा सकता है कि दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, क्राइस्ट के और आपके। नहीं, अब जो इंटरव्यू करना था वो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, तो मैं मेरे इंग्लिश के टीचर के पास गया, इंग्लिश के टीचर को बताया कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं उर्दू में क्वेश्चन बोलूँगा, उसका इंग्लिश में जवाब मुझे लिख के दीजिए। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में जवाब लिख के दिए, उसको मैंने बाय हार्ट किया, बाय हार्ट करके बेंगलोर आया इंटरव्यू के लिए, और फादर एक क्वेश्चन शुरू किए, मैं जवाब देना शुरू किया, क्योंकि मैं मालूम था कौन से क्वेश्चन करते हैं, और मुझे ये भी मालूम था एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके लिए एक ऐसा सवाल मैं पहले से तैयार किया था कि ऐसी सिचुएशन में क्या जवाब देना है। तो कि मैं सन ऑफ ए फार्मर, जी मी एन अपॉर्चुनिटी, ये वो कई चीज़ें बनाया था उस वक्त, और वो फादर बड़ा खुश होकर दे दिया एडमिशन। 1 हफ्ते के बाद प्रिंसिपल तमाम लोग जमा हो गए, बोले कि ये बच्चे को कॉलेज से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज ये तो क्लास की स्पीड को रोक देता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसको निकाल देना बेहतर है। देन आई बेग्ड फॉर 15 days टाइम। और स्ट्रगल जो होता है किसी के लिए भी वही ऐसी तरीके से शुरू होता है कि मुझे हर रोज़ अपने लिए एक सर्वाइवल के लिए मौका था, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। और उस वक्त बहुत क्लियर था, मैं किसी मेरे कोई फ्रेंड बीदर से कितने भी लोग आए होंगे, मैं कभी बीदर के किसी दोस्त से नहीं मुलाकात किया, किसी से नहीं मुलाकात किया, क्योंकि बहुत अलग जगह रहता था, कोई दोस्त नहीं बनाया। शायद आज तक अभी माहौल वैसे ही है, अपने काम से मतलब रखता हूँ मैं। और सुबह 7 बजे मैं यूनिवर्सिटी खोलता था, पूरे वॉचमैन मेरे दोस्त थे, लाइब्रेरी को खोलने वाला वॉचमैन हमेशा 9 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, वो 7 बजे 7:30 बजे क्लीनिंग करता था, मैं 7 बजे लाइब्रेरी खोलता अपने लिए बैठ के पढ़ने के लिए। और हर रोज़ मेरे जो लाइब्रेरी से सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी शुरू होती, क्लास के टाइम पे क्लास जाता, क्लास के बाद फिर लाइब्रेरी आता, जब लाइब्रेरी बंद होती आखिरी बच्चा मैं बाहर होता,
तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 15 दिन का मसला नहीं रहा, माहौल ऐसा बना कि जो फेलियर था क्लास का वो क्लास का टॉपर बना, मतलब लीडर बना। मैंने बैंगलोर को रिप्रेजेंट किया, फिर बाद में कर्नाटक को रिप्रेजेंट किया, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल मोटिवेट कॉम्पिटिशन्स में। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तमाम हालात जब बन रहे थे तो ख्वाब भी मेरे और बढ़ते गए और मुझे कुछ और बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा हुई। तब महसूस हुआ कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पॉलिसी प्लानिंग में कुछ काम करूं, क्योंकि वो वक्त था मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया पॉलिसी कमीशन, ही वाज वाइस चेयरमैन ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे। बड़ा इंस्पायर था मैं उनसे, मैं भी वही करना चाहता था। तो मैं पॉलिसी प्लानिंग की मास्टर्स के लिए मैं लंदन जाना चाहता था और उसकी तैयारी शुरू किया मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। और ख्वाहिश वही थी कि मैं IMF में काम करूं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का बैकग्राउंड था, वर्ल्ड बैंक का, मोंटेक सिंह अहलूवालिया का वो बैकग्राउंड था, मैं भी वो चाहता था। तो लंदन का सफर कैसा रहा सर? लंदन में भी आपने पढ़ाई की, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस? मैं UK जब गया पढ़ाई के लिए, मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो दुनिया की आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस वाली यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैं आपको हैरत हुई सुन के, मोर देन 850 एकर्स की का कैंपस था। कई उसके अंदर पहाड़, झीलें, यू कांट इमेजिन, इट वाज अ ब्यूटीफुल कैंपस। बसें बड़े बड़े एक से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने के लिए बसेस लगते थे वो कैंपस के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस। और वहाँ का कल्चर बहुत अलग था, एक कल्चरल शॉक मुझे मिला UK का। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश जो इंसान के अंदर थी उसको परवान चढ़ाने के लिए जो चाहिए, मौके मिले, मुझे काफ़ी मौके मिले। मैं हर वो इंटरनेशनल डेलीगेट जो भी आते उनसे मैं इंटरेक्ट करता, हर प्रोग्राम में हिस्सा लेता, और उसी वजह से मुझे मौका मिला कि मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप जो मिली कैंपस से, मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के ऑफिस में काम किया। आई वॉज द ओनली वन आई थिंक दैट टाइम हु वाज नॉन टर्किश टू वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। फ्रॉम द कैंपस डायरेक्टली मैं वहाँ पे तुर्की के अंकारा गया। एक तरीके से मुल्क का भी नाम जरूर। नहीं तो शुरुआत थी, क्योंकि मुझे IMF वर्ल्ड बैंक की ख्वाहिश थी, तो मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में कैसे काम करूं, और ये मौके में ढूंढ रहा था, मुझे मौके मिलते गए अल्हम्दुलिल्लाह। UK का एक्सपीरियंस अगर मुझे पूछें तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस था बहुत डिफरेंट था। आज की डेट में भी हमारे पास इंडिया में वो माहौल नहीं है लर्निंग का। हमको लगता है कि किसी को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है हमारे पास, वहाँ पे वो कल्चर नहीं होता। बच्चे सीखते हैं, वो खुद से सीखते हैं, टीचर फैसिलिटेटर होता है सिखाने के लिए। वहाँ पे टीचर का रोल होता है, प्रोफेसर का रोल होता है, डिस्कशन करते हैं वो, कि लोग अलग अलग तरीके से जो सीख के आए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज सीखने का काम बच्चे का होता है, और टेस्ट नहीं होता वहाँ पे, कोई टेस्ट के जरिए कोई वैल्यूएशन नहीं होता। वहाँ पे बच्चे बिल्कुल एक्टिविटी बेस होता है, उनको काम दिए जाते हैं, वो खुद से रिसर्च करते हैं। और मुझे कुछ काम ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं थे, खाना पकाना मुझे पसंद नहीं था, कपड़े धोना मुझे पसंद नहीं था। तो मेरे क्लासमेट जितने थे उनको जो चीज़ मुश्किल होती थी वो था, वो डिसर्टेशंस होते थे, थीसिस होते थे जो उनको लिखना मुश्किल होता था, वो मेरे लिए बहुत आसान था। सो आई यूज्ड टू डू द वर्क फॉर मेनी स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू डू माय वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ए ग्रेट जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो है आपका प्रेजेंटेशन और आपका इफेक्ट ही नताइज लेकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यस वेरी मच। हाँ, तो ये आप लंदन में रहे, तो एकदम अचानक बैंगलोर में यूनिवर्सिटी करने का, या बैंगलोर में आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक लंदन में आप देख कर आ रहे हैं, वो बड़ा कैंपस, फिर बैंगलोर में कैसे आपको लगा कि, और कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे? एक्चुअली मैं बैंगलोर में नहीं आया था उसके बाद। मैं वहाँ से जब आया वापस, मैं उस वक्त दिल्ली में था। दिल्ली में उस वक्त UP की भी गवर्नमेंट थी, और मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन में कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट समहाउ। तो ऑलमोस्ट 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, और वो 2014 का वक्त शुरू हो चुका था। राइटिंग्स वर ऑन द वॉल कि क्या चेंजेस हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट हो सकते हैं। मैं उन हालात को बहुत क्लोजली देख रहा था, क्योंकि मैं उस बिल्कुल सेंटर पे था। तो मुझे महसूस हुआ कि इन हालात में अगर मैं
अटक लटक के रहने की कोशिश करूं तो मुश्किल होगी मुझे। क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जो कौम मिल्लत का बेहतर करे। और उसी हालात में एक ऐसा मेरे साथ एक सानिया भी हुआ, एक हालात ऐसे भी आए। एक मौका हुआ जब मैं बेंगलोर आया था और कोई मुझे बोले कि सर बहुत यंग एज में आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं जब 24-25 साल का था, 25 साल की उम्र में मैं ये सब कर रहा था, तो लोग बोलते थे अनइमेजिनेबल कुछ काम हो रहा है। एक साहब ने कहा कि एक ख्वाब पूरा हो जाएगा, आप बन भी जाएंगे कुछ, तो क्या होगा? आप खुश होंगे, आपके वालिदैन खुश होंगे, आपके रिश्तेदार खुश होंगे, मैक्सिमम आपके रिलेटिव और नेबरहुड आपका खुश हो सकता है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो जनाब मुझे कोशिश की है कि मैं रुक जाऊं बेंगलोर में उस रात, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था। वो मुझे शिवाजी नगर की कुछ गलियों में ले गए और शायद वो मेरे लिए झंझोड़ने वाला मरहला लम्हा था जब मैं देखा इदारे, मतलब वो बता रहे थे ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये बंद हो गया, ये इंस्टीट्यूशन बंद हो गया, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, ये इदारा है देखिए यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों को लाने के लिए कोई एक बस जाती है के जी हली से कुछ 16 बच्चों को लेके आती है। वो इसलिए कि वो स्कूल एडेड स्कूल है, टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट से आती है, जस्ट फॉर द टीचर सैलरी वो स्कूल चल रहा है। मैं शॉक था, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं जो बेंगलोर को जानता था वो बहुत डिफरेंट था, वो सिलिकॉन वैली, क्योंकि मैं उस वक्त जब क्राइस्ट में पढ़ता था मैं कोरमंगला से एरिया में रहता था। आपने लंदन की छवि वाला बैंगलोर देखा? नहीं, वो सिलिकॉन वैली वाला बेंगलोर देखा था जहाँ पे स्टार्टअप्स पैदा होते हैं, ये हिस्सा हमने नहीं देखा था। और मैं शौक था कि ऐसी गुंजान आबादी है मुसलमानों की और हालात ऐसे हैं कि क्या हो सकता है, क्या असबाब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ मैं, और शायद वो बेचैनी हुई कि डिसाइड करना पड़ा। जो डिसीजन हुआ, इतना ऐसा डिसीजन कि शायद मेरी खुद की हिम्मत नहीं थी कि अपने वालिद को बोलूं। मैं अपने वालिद को नहीं बोल पाया, आखिरी वक्त तक भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वो उसी कुछ वक्त में मेरी शादी होने वाली थी। मैं किसी को नहीं बोल पाया। मेरी शादी हो गई, वलीमा हो गया। अब वलीमे के दिन तय करना था मुझे कि ये, क्योंकि एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, वो नई ज़िंदगी कैसे शुरू होगी, कि मैं वापस दिल्ली जाऊंगा, क्या फिर मैं अपने उस फिक्र मेरे दिल में आ गई थी और पहले से भी थी, उस फिक्र के लिए कुछ काम करूं। तो मैं पहले अपने अहलिया को बोला कि मैं बेंगलोर ले जाना चाह रहा हूँ, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, मैं कुछ इदारा शुरू करना चाह रहा हूँ। शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज जस्ट मैरिड 1 डे बैक। वालिद को नहीं बोला कि मुझे बेंगलोर जाना है, कुछ काम है। वालिद शॉक थे कि भाई आज तो वलीमा हुआ है, रात के 12 बज रहे, 2 बज रहे, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे निकल गया मैं घर से बैंगलोर आने। बेंगलोर। तो सबसे बड़ी फिक्र रास्ते में ये थी कि मैं मेरी अहलिया को कहाँ रखूँ, क्योंकि बगैर किसी को बताए कि कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं, पूरे बेंगलोर में मेरा कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। लेकिन वो फिक्र थी कि उसने नताइज दिए, माहौल बनाया, हर चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं सोच सकता था कि उसके। यहाँ पे ये एक चीज़ भी जो है काबिले गौर है। आपके तो ख्वाब थे ही, जो नई नवेली दुल्हन आपके शरीक हयात हुआ आए थे, उनका भी जो है आप लंदन रिटर्न है, लंदन में आपका मतलब एक काम बना हुआ था। इसके अलावा आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्ट होने वाले हैं। वो सब तमाम चीज़ें आप तो छोड़ ही रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप एक नई दुल्हन को जो कन्विंस करके लेके आए, या मैं कहूँगा कि मोहतरमा ने जो आपका साथ दिया है, ये भी जो है काबिल सताइश है। वो तमाम लग्जरीज, वो तमाम चीज़ें अपने कंफर्ट को छोड़ करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मस्ट्रांग रोड जो वंस अपॉन अ टाइम कब्रिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर एक इमारत में आपकी जो है इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है। तो आप एक लंदन का वो वाला कैंपस देख रहे हैं। और अगर हम दोनों को एक तस्वीर में रखेंगे तो वो क्या तस्वीर होगी, लंदन का कैंपस और आर्मस्ट्रांग रोड वाला वो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने शुरुआत की। तो आपको लगा कैसे कि ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है? देखिए, जब आदमी के पास ज़रूरत होती है, और मेरी ज़रूरत थी कि मुझे कुछ एक इदारा शुरू करना है, इदारे के लिए एक बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग के लिए पैसे लगते हैं, और मेरे पास पैसे नहीं थे। कोई साहब बताए कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे पूरे शिवाजी नगर का कचरा पड़ता है उसके सामने, और वो बिल्डिंग बंद है ऑलमोस्ट। उसको करीब मेरे आने से पहले 20 साल पहले कुछ ऑफिसर्स लोगों ने मेहनत करके शुरू की थी, लेकिन आज वहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं चल रही, क्योंकि इतनी गंदी बू आती है, वहाँ से कोई सामने से गुजरना मुश्किल होता है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मुझे बिल्डिंग चाहिए।
मैं कहीं पे भी अगर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। मैंने एक मौका मिला, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, वो लोगों को लगा कि बकरा आया है कोई ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे थोड़े दिन के लिए रहने देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि थोड़ा वो मुझे मोहलत मिल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे मोहलत मिल रही थी मुझे, ये सोचे बगैर कि यहाँ वहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं था। नेक्स्ट बस स्टॉप तो शिवाजी नगर बस स्टॉप नहीं था, जिसको आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलना है। कोई आने जाने का वसाइल नहीं थे, वहाँ से बहुत अंदर एरिया था ये। लेकिन तड़प फिक्र दूसरा कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि मुझे तो ये था कि बच्चों को समहाउ आई हैव टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारा शुरू करना है, एक मॉडल इंस्टीट्यूशन शुरू करना है, एक कौम मिल्लत के लिए एक मॉडल बनाना है हिंदुस्तान के लिए, और बच्चों को आगे बढ़ाना है प्रोफेशनल कोर्सेज में। क्योंकि वो जो हादसे की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कर्नाटक में मेडिकल अगर MBBS की अगर सीट देखते हैं तो बेंगलोर में हमारे पास कितने स्कूल्स नहीं हैं, ऐसे बड़े से बड़े कॉन्वेंट्स हैं, हर बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। वो स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने थे और मुझे लगा कि समथिंग वी हैव टू डू, मुझे कुछ करना है। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ और ना करूँ तो ऊपर वाला मुझको भी पूछेगा और मेरा क्या जवाब रहेगा। अब मुझे कुछ करना था, और ये मैं इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं था ना, उसके अंदर एडमिशन क्लासेस शुरू होने के वक्त भी मेरे पास बोर्ड नहीं था कॉलेज के पास। सर क्योंकि मैं भी शिवाजी नगर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो इमारत याद है। वहाँ पर तालीमी इदारा तकरीबन जो है बंद ही हो गया था। वहाँ पे लोगों की ये सोच थी कि इसको हम शादी महल में तब्दील कर दें, कम से कम शादी चल रहा था। हाँ, शादी महल शुरू हो गया था। तो वहाँ पर जो है काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने उसको हार दिया है, मतलब उनको लगा कि नहीं अब इससे आगे नहीं होगा। वहाँ से आप शुरुआत करें तो क्या क्या मुश्किलात आई, क्या चैलेंजेस आए? टोटल उस बिल्डिंग में 2 क्लासरूम थे, क्लासरूम की शक्ल वाले 2 रूम थे, 2 ही रूम थे। बाकी के तो वहाँ पे हॉस्टल के मतलब एक बच्चों को रहने के लिए PG का सिस्टम था, या फिर शादी महल के ऐसे बड़े हॉल थे। वहाँ पे मेरे पास डेस्क बेंच नहीं थे, मगर जब इरादे मजबूत होते हैं, यकीन महकम अमल पाए हम, मोहब्बत फातह आलम, यह है ज़माने में मर्दों की शमशीरें। तो शायद वो जुनून था, वो फिक्र थी, वो तड़प थी, दूसरा कुछ नहीं। किसी भी असबाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ चलने वाली नहीं थी, लेकिन वो तड़प, वो क्या था पता नहीं, जुनून एक एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अनाउंस तो कर दिया मैं करने वाला हूँ। परमिशन का मसला था, परमिशन के लिए किसी कॉलेज के साथ टाई अप किया जो यहाँ जो बेंगलोर के बाहर था, बेंगलोर के बाहर की किसी कॉलेज से टाई अप किया। बच्चे लाना है, बच्चे कैसे लेके आएँ। ऑर्फनेज गया, ऑर्फनेज से मतलब कर्नाटक मुस्लिम ऑर्फनेज की हिस्ट्री बड़ी है, 100 साल से पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स में कभी नहीं गया था। उनके वहाँ के सेक्रेटरी साहब थे, उनको बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे देख के क्या महसूस करेंगे, एक लड़का नौजवान बच्चा है, लेकिन मैं आपको एक उम्मीद दिलाऊंगा कि भरोसा दिलाऊंगा कि इन बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हैं उसमें 2 बच्चे शायद पास किए थे, एक बच्चा फेल हो गया था 10th, बिल्कुल 3rd क्लास की बात कर रहा हूँ, 3rd क्लास में पास हुए वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। बोला इन बच्चों को, एक जो फेल हुआ है उसको भी पास कराने कोशिश करा के उसको पास भी कराऊंगा, पढ़ा के करा के, फिर वो तीनों बच्चों का एडमिशन लूंगा। इनके लिए 2 साल के लिए उनका वालिद और उनकी वालिदा मैं बनूंगा, सिर्फ मेरे पर भरोसा कीजिए। वो लोग पता नहीं, वो 3 बच्चे मेरे पास एडमिशन हुए, फर्स्ट 3 एडमिशन, और वो मेरे लिए बरकत का जरिया बनी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है जब मेरा पहला एडमिशन हुआ, जहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ़ीस मिली थी, वो 20,000 का मैंने पर्चे बनाए खुद, शाम में रात में करीब 4 बजे घर से निकल के न्यूज़पेपर में इंसर्शन करता, फजर की नमाज के टाइम मसाजिद के सामने बैठ के सामने थर के डिस्ट्रीब्यूट करता, स्कूलों के सामने देता। ये एक जुनून, दूसरा कुछ नहीं, कोई कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं थी साथ में, जुनून था। और ऐसे नताइज अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा पहला रिजल्ट आया, उस एरिया के हर लोग, तमाम जितने लोग रहते थे, वो ये बोलते थे कि ये कोई बेवकूफ़ है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा सब लोगों का काम होता है, एक स्कूल चलाने वालों का काम होता है कि बच्चों को पढ़ाना है। मेरा सबसे बड़ा टेंशन क्या होता था, मेरे बिल्डिंग के सामने कचरा 7 बजे से पहले हट जाए, क्योंकि 7:30 बजे बच्चे आने वाले हैं, वो आ नहीं सकते, गंदगी होती है। तो मैं 7 बजे से फिक्र करता, 7 बजे तक कचरे को उठाने की फिक्र करता। पूरे BBMP के ऑटो वालों का नंबर मेरे पास होता, कैसे भी ये काम मैं करता। फिर बच्चों का नाश्ता बच्चों के साथ, बच्चों का लंच बच्चों के साथ, डिनर बच्चों के साथ। ये रेसिडेंशियल बॉयज़ हॉस्टल बनाया मैं,
क्योंकि फिक्र बहुत जुनूनी फिक्र थी कि लड़कियों के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, लड़कियां पढ़ ले रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे, तो लड़कों के लिए कोई फिक्र नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ, पकाने के लिए मसाइल थे क्योंकि वसाइल नहीं थे, मेरी अहलिया कभी बना देती। आपको उस वक्त की हालात बोलूँगा तो अनइमेजिनेबल है, अनबिलीवेबल है। एक वॉचमैन था, वो खुद पकाता, जब वो पकाता था मैं बाहर ठहरता, क्योंकि हालात ऐसे थे, कोई वसाइल नहीं थे। लेकिन जब नतायज आए, 16 बच्चे थे फर्स्ट बैच में मेरे, सॉरी 13 बच्चे थे फर्स्ट बैच के, जिसको मैंने नीट का एग्ज़ाम लिखाया था। एक फुल टाइम टीचर नहीं था मेरे पास पढ़ाने के लिए, 2-2 घंटे के 1 घंटे के लिए टीचर आते, क्योंकि पैसे नहीं थे। बहुत आजिज़ी से उनको समझा दिया था और वो मेरे हालात को समझ लिए थे कि कोई बेवकूफ़ी हो जो कर रहा है ये। 13 बच्चों में से 9 बच्चों को गवर्नमेंट की MBBS सीट मिली थी फर्स्ट बैच में। अबाउट 70% रिजल्ट कह सकते हैं हम इसको। ये तारीखी रिजल्ट है, आप सुन नहीं सकते, कोई यकीनो गुमान से बाहर की बात है। देखिए यहाँ पर मैं भी एक चीज़ को जो है क्लियर पिक्चर करना चाहूँगा। एक शख्स वो होता है जो गरीबी मुफलिसी या उसमें गुजर रहा है, उसका दौर वही गुजर रहा है। लेकिन यहाँ आपके साथ ये मामला नहीं है, आपने जो है काफ़ी उरूज भी देखा, फिर वापस आप जो है वहाँ पर आ रहे हैं। तो जो पहले से नहीं है जिसके पास, उसको झेलना एक आम बात है, एक आसान बात है। जिसने हासिल किया उसके बाद झेल रहा है, ये बड़ा ही डिफिकल्ट मैं समझता हूँ। वो मेरे को याद है वो लम्हा जब मेरे, क्योंकि मैं, आप इससे पहले सवाल किए थे कि मेरी अहलिया तो मान ली थी मुझे किसी भी हालत से, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर हालात में मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, और वो बड़ा स्ट्रेंथ रहा मेरे लिए। लेकिन अब वो मेरे अहलिया के जो रिश्तेदार थे, वो फर्स्ट टाइम मैं कहाँ पे इदारा शुरू करूँ देखने वाले थे, देखने आना चाह रहे थे। वो पूरा दिन मेरे लिए मतलब एक बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कैसे हालात थे, वो बिल्डिंग कैसी थी वो मुझे मालूम था। वो देख के पता नहीं कितना कोस के गए मुझको, कितना उनको बुरा लगा कि हमने हमारी बच्ची का ज़िंदगी तबाह कर दिया, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ी थी जो मैं कर रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आम लोगों को लग रहा था कि ये बेवकूफ़ी है। दरअसल जो क्रिएट कर देते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूँगा। हमारे दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर स्ट्रीट लाइट के सामने पढ़ते थे, उस वक्त भी शायद लोगों को लगा होगा कि ये क्या है। तो ऐसे ही लोग हैं जो कुछ ज़माने में इस तरह दिखा देते हैं, नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये मतलब कर क्या रहे हैं, वो वही जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले बैच का रिज़ल्ट आया, उस वक्त लोगों को महसूस हो गया कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये जुनून जो इस लड़के के पास है वो कुछ नताइज भी दे सकता है। उसी वक्त से मैंने कई प्रोग्राम्स, सबसे बड़ा प्रोग्राम ये था कि मेरा चैलेंज कि मैं कैसे लोगों को ये महसूस कराऊं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कैसे उनको ये भरोसा दिलाऊं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। ये था माहौल के डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है, IIT का तो तस्वुर नहीं था। तो मैं एक टूर पे निकला। सर, यहाँ पे जो है, ये तो आपने यहाँ से शुरुआत की। खैर यहाँ से आपके नताइज देखकर काफ़ी लोग भी शामिल होने लगे, ठीक है। लेकिन आपने अपने इदारे को बढ़ाया, ब्रांचेस बढ़ाए, इसकी शाखें बढ़ाई। ये कब आपको महसूस हुआ कि लगा कि नहीं, इसे जो है शहर के हर हिस्से में करना चाहिए? ये कब आपको लगा, कैसे लगा? वो तो बहुत आगे की बात है। अभी जब मैं पहला इदारा चल रहा था, सबसे बड़ा मसला बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि मैं जब बात करता था लोग बोलते थे ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये क्या बात कर रहा है, ये ख्वाबों की बात कर रहा है, डॉक्टर की बात करता है। डॉक्टर हमारा बच्चा कहाँ से बनेगा, हम तो बिल्कुल ऑटो चलाते हैं। तो मैंने एक पहले अपना सफ़र निकाला, बेंगलोर नहीं, बेंगलोर के हर एरिया गया, गवर्नमेंट स्कूल्स, उर्दू मीडियम स्कूल्स, मुस्लिम बच्चे जहाँ पे रहते उन तक, वहाँ तक पहुँचता। फिर कर्नाटक के हर वो तालुका और ज़िले में गया, रामनगरम, मंडिया, मैसूर, ऐसा करते, मंगलोर, उडुपी, ये पूरे एरिया को कवर करते हुए शिवमोगा जाता, गवर्नमेंट के स्कूल्स, उर्दू स्कूल्स में जाके अपनी बात कहता। लोग हंस, मतलब अच्छा, मतलब उनको लगता कि कोई लंदन रिटर्न है, कोई UK से बच्चा आया है, बहुत जोशीला है, बात अच्छी करता था मैं, मगर भरोसा कोई नहीं करता था। मगर ऐसे ही स्पीचेस को सुनते 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 शायद इक्का दुक्का कुछ लोग मेरे पास आए थे, और उसमें से एक स्टूडेंट है, मुझे याद है,
मुदस्सिर बोल के, उसकी वालिदा, उस बच्चे की वालिदा गौरीपेट के गांव से आई थी, कोलार के करीब, जिसके पता नहीं वो कैसे मेरे प्रोग्राम में शामिल हुई थी, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई, आके रिसेप्शन पे बैठी थी, रोना शुरू करी थी। रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी उसको अंदर आके मिलने के लिए, वो नहीं आ रही थी। तो रिसेप्शन मेरे पास आई कि भाई सर एक लेडी है, बहुत टाइम से बाहर बैठी है, अंदर ही नहीं आ रही। मैं उसको लेके आया अंदर, अपने कैबिन में बिठाया, तो वो बता रही थी हालात। मेरा बड़ा बेटा गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मैं सिर्फ 1,500 रुपये पे कर सकती थी। गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में कैसे बच्चे आते हैं और कैसी सोबत रहती है आप तमाम को मालूम है, और मैं आज परेशान हूँ, मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं है। फिर मेरी एक बेटी थी, उसको भी गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन करा दिया, उसका भी कुछ फीचर नहीं है अभी। अब मेरा आखिरी मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा बच्चा है, और मैं ये ख़राब सोबत में नहीं भेजना चाहती। आपको सुनी थी मैं, आप क्या मेरे बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं? वो हालात देख के मैं बोला उनकी जमा पूंजी थी वो बच्चा। हाँ, उनकी ज़िंदगी, वो लेडी का मकसद हयात थी उसमें। तो मैं बच्चे को देखा नहीं था, एडमिशन दे दिया था। और ये बच्चा जब मैं क्लास में गया तो कोई कोने में बैठ के रो रहा है। वो क्यों रो रहा है बेटे? बोले तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं गांव का बच्चा हूँ, मैं कन्नड़ मीडियम का बच्चा हूँ, ये क्या पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। बोले तू क्या करना चाह रहा है? नहीं, मैं गाँव जाना चाह रहा हूँ। क्यों? नहीं, मेरी अम्मी मरने वाली है, उसके दोनों किडनी फेल है। मगर मुझे याद है ये वही लड़का है जिसको मैंने एडमिशन दिया था बगैर मिले बच्चे को। और वो औरत को मुझे याद महसूस हुआ वो औरत के बारे में। मैं बोला कि बेटे करेगा क्या घर जाके? वो बोला रात में मेरी अम्मी को बहुत दर्द होता है, वो बहुत रोती है। अरे तो करेगा क्या? पैर दबाऊंगा, अम्मी का ख्याल रखूंगा। बोला नहीं, कुछ काबिल बन, अम्मी का अगर कुछ बनना है तो उसको डॉक्टर बन के उसको इलाज करने वाला बन। वो बच्चा दहाड़ दहाड़ के रोना शुरू किया, जोर जोर से चिल्ला के रोना शुरू, मैं डॉक्टर बनूं? कैसे हो सकता है? और अल्हम्दुलिल्लाह यही मुदस्सिर जब उस वक्त नीट नया नया आया था, उस साल ये लड़के ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में नंबर 1 रैंक हासिल किया, और आज नंबर 1 मेडिकल कॉलेज से भी टॉपर बना है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में भी टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। ही हैज कंप्लीटेड हिज MBBS नाउ, और द टॉप परफॉर्मेंस। ये पॉसिबिलिटीज है जो पॉसिबल हुई ख्वाबों को देने की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाबों को लेके हर जगह गया, और जब ये एक इदारे में महसूस हुआ कि नहीं हो सकता, ज़रूरत, क्योंकि बेंगलोर बहुत बड़ा था और उसके अलावा दूसरे जगह थे, मैसूर में देखा ज़रूरत थी, एक मदरसा था, मदरसे के अंदर मैंने इदारा शुरू किया, मैसूर के अंदर मदरसा मोइनिया में मेरा इदारा शुरू किया। वहाँ के हज़रत बोले कि यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ पे करो। फिर बेंगलोर में, साउथ बेंगलोर में एक इदारा शुरू हुआ, फिर उसके बाद नॉर्थ बेंगलोर में एक इदारा शुरू हुआ। ऐसा करके बेंगलोर के अतराफ़ इदारे शुरू हुए। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूशन शुरू करने की फ़िक्र हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी इदारे हर जगह पे हैं। सर देखिए, ये तो आपने मुदस्सिर का एक वाक़या बताया, क्योंकि उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट था, उनकी वालदा थी। लेकिन ऐसे कई सारे तलबा हैं, ऐसे कई सारे जो आज मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स हैं, आज वो डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ में ये ख्वाब भी देखना पॉसिबल नहीं था कि उनके घर में कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है। ऑटो ड्राइवर है, मैकेनिक है, पंचर वाला है, ऐसे फैमिलीज, मतलब वो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि डॉक्टर उनकी फैमिली से निकलेगा। ऐसे लोगों को अपने ख्वाब दिखाया कैसे, और उनको मतलब डॉक्टर कैसे वो पॉसिबिलिटी रही? ये आप थे, ये आपने ख्वाब देखा, नामुमकिन ख्वाब देखा, ये उनको नामुमकिन ख्वाब दिखाया और इसको मुमकिन करके जो साबित भी कर दिया, ये कैसे हुआ? अल्लाह का करना है। मैं तो कुछ, मेरी बिसात नहीं है मैं कुछ कर सकूं। लेकिन हुआ ऐसे, हर वक्त जब मैं कुछ करता, एक साहब हैं अपनी बच्ची का एडमिशन के लिए मेरे पास आए थे। तो मैं बोला ये साथ में कौन है? लड़का है मेरा सर। बोले वो क्या कर रहा है? नहीं सर, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं एक ही को पढ़ा सकता हूँ, या तो इसको पढ़ाऊँगा या तो उसको पढ़ाऊँगा। तो मैं किसी ज़बरदस्ती बोला कि बच्ची के साथ उसको एडमिशन कराएंगे तो मैं एडमिशन लूँगा। मैं बोले पैसे नहीं है। तो भाई कुछ करके एडमिशन तो कर दिया दोनों का। मरियम फरजीन बच्ची थी, वो बच्ची डॉक्टर बनी। फिर ये लड़का, जो नाम भूल रहा हूँ बच्चे का, शायद रिजवान था, वो डॉक्टर बना। फिर वो साहब जो किसी हॉस्टल में मैनेजर के तौर पे, मिलिया हॉस्टल मालूम आपको, जामा मस्जिद के अपोजिट मिलिया हॉस्टल, शायद वहाँ पे मैनेजर का कुछ 12,000-13,000 की सैलरी पे काम करते थे।
उनकी फिर तीसरी बच्ची मेरे पास आई, वो भी डॉक्टर बनी, 3 ही बच्चे और तीनों के तीनों डॉक्टर। ऐसे एक नहीं, कई फैमिलीज हैं, और ऐसे ऐसे फैमिलीज, 2 बच्चे हैं, 2 के 2 डॉक्टर, 4 बच्चे हैं, 4। एक खुरैश फैमिली है, ये साल उनका बच्चा डॉक्टर बना। पहले बेटी आई थी, वो डॉक्टर बनी, फिर और एक बेटी आई, वो डॉक्टर बनी, फिर ये बच्चा आया डॉक्टर। 4 जने घर में डॉक्टर बने अल्हम्दुलिल्लाह। ये गोरीपालिया में एक हजरत हैं जो आलिम हैं, हाफिज हैं शायद, मगर वो करके ऑटो रिक्शा चलाते हैं। पहले अपनी बच्ची का एडमिशन के लिए आए थे, किसी तरीके से एडमिशन नहीं किया, खतीजुल कुबरा पर बच्ची है, पहले वो बच्ची एडमिशन ली, वो अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। फिर उसका छोटा भाई आया, वो भी कहीं हिफ्स करता था, फिर ज्वाइन किया मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो MBBS सीट हासिल किया। ऐसे मैं अनगिनत ऐसे कहानियाँ मिल जाएंगे जहाँ पे ये पॉसिबल हुआ। जब एक स्टोरी बनती है ना, दूसरों को भरोसा हो जाता है। तो ये मेरा शुरू में काम क्या था, मॉडल्स को तैयार करना था। फर्स्ट जब मैं पूरे स्टेट में गया था कहानियां सुनाने के लिए, लोग भरोसा नहीं करते थे। फिर उसके बाद मैं क्या करना शुरू किया, इन बच्चों को लेके स्टेट भर ले गया मैं, कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये नमूने हैं। तुम्हारे लिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तुम्हारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए अगर कोई रोल मॉडल है, तुम कुछ बनना चाहते हो, ये बच्चा है, ये मुदस्सिर है, ये बच्ची है। ऐसे कई बच्चों की मैं उनको साथ ले जाता, सब बच्चों के सामने ठहराता दिखाता, ये बच्चे जिंदगियों में ऐसे भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। उसके लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, ख्वाहिश चाहिए, और अपनी जब एक मेहनत अगर ख्वाहिश बराबर है तो नताज इंशाल्लाह अल्लाह दे सकता है। और वो बच्चों की वजह से शायद आज माहौल ऐसा बना है कि मेरे पास लोग ऑटो रिक्शा रहने दीजिए, कोई भी बच्चा अपने ऑटो को नीचे लगाते हैं, ऊपर आते हैं, आके बोलते हैं सर ये मेरी बच्ची है, उसको डॉक्टर ही बनाना है। और मेरी सबसे बड़ी कामयाबी वही है कि आज लोगों के अंदर वो हिम्मतें बढ़ गई हैं। उनके लिए आज वो नहीं है कि भाई IIT तो सोच नहीं सकते थे, आज बच्चे जाते हैं, NIT बच्चे जाते हैं, MBBS, हर मेडिकल कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह, यू नेम द मेडिकल कॉलेज, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। सर ये तो वो तलबा थे जो अंग्रेज़ी में तालीम हासिल कर रहे थे, SLC तक वो अंग्रेज़ी में पढ़ रहे थे। हुफ़ाज़ हो, उलमा हो, ऐसे तबक़ात को भी आपने लिया। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ हमें ये देखने मिलती है, वो अरबी या उर्दू के चल रहे हैं, उनकी तालीम जो है नौजवान लड़कपन तक आ गए हैं, अब वो नीट के लिए आ रहा है। साइंस एकदम बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है और अलग ज़बान में चल रहा है। जो उर्दू अरबी पढ़ रहा है उसको अंग्रेज़ी के मैं समझता हूँ शायद बहुत सारे ऐसे होंगे हुफ़ाज़ जिनको वो अंग्रेज़ी के अक्षर नहीं मालूम होते हैं, उनको वो आप नीट में अच्छे नंबर में पास करा रहे हैं। ये जो ऑटो ड्राइवर के बच्चे हैं, ये भी जो नामुमकिन बात थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट सपोर्ट हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेज़ी में आया है। इनको कैसे आपने ब्रिज बनाया? एक तो एकदम मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, मुख्तलिफ ज़बान में है, और वो नीट में क्रैक कर रहे हैं और फ्री सीट ले रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी कैसी हुई? ये आपको कहाँ लगा? ये मेरी फ़िक्र थी शुरू से। फ़िक्र ये थी कि अगर आप मेरा कोई फ़ीस स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ जो शुरुआत से पहले दिन से ये चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई बच्चा है जिसके वालिद इमाम हैं, मौज़्ज़िन हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, उनकी फ़ीस में कंसेशन, क्योंकि मुझे ये लगा था कि उनके हालात का अंदाज़ा मुझे था। एक मौज़्ज़िन को कितनी तनख्वाह दी जाती होगी, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, बहुत नॉमिनल फ़ीस। अगर कोई ना कोई किसी ना किसी की जिम्मेदारी है कि वो आए आगे और हाथ देके उस बच्चे को उठाए, नहीं तो वो उसी सर्कल में रह जाएंगे। और ये ज़रूरत मुझे महसूस हुई, कोई मैं अपने तौर पे क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उलमाओं के बच्चों के लिए, हुफ़ाज़ों के लिए, हर हाफिज़ बच्चे के लिए मैंने कंसेशन अनाउंस कर दी। अगर तुम हफ्ज़ किए हैं तो तुम्हारे लिए कंसेशन गारंटीड है हमारे पास। शुरुआत में 50% तक का कंसेशन मैं देता था हाफिज़ बच्चे के लिए। अगर देखा जाए तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। हाँ, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो मेरी पर्सनली मेरी जिम्मेदारी मुझे महसूस हुई कि उन बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। तो मैं शुरुआत ये किया कि पहले उन बच्चों को पहले हिम्मत देने का काम होता था कि तुम कर सकते हो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सिर्फ मेहनत शुरू कर दो। शुरुआत में उनको इंग्लिश की मसला होता, थोड़ा ट्रेनिंग में मुश्किल होती है, टीचर जो पढ़ाते हैं इंग्लिश में समझ में नहीं आता, थोड़ा टीचर्स को मैं बोलता है इनको थोड़ा अलग से मिलाइए, इनको उर्दू में समझाइए, चीज़ों को ट्रांसलेट कर दीजिए। और
जब एक दो तीन रिजल्ट जब आना शुरू हुए, तब आज ऐसा हो गया कि एक कोई मस्जिद का नाम लीजिए, मक्का मस्जिद है बेंगलोर में, उसके जो इमाम खतीब हैं साहब, उनके 2 बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़े थे और दोनों के दोनों डॉक्टर हैं। आप खादरा मस्जिद ले लीजिए, खादरा मस्जिद के नायब इमाम हैं, उनका बेटा पढ़ा, वो डॉक्टर बना मेरे पास, उनके मौजन उनके पढ़ते हैं। यू नेम एनी मस्जिद ऑफ बेंगलोर टुडे जहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए, और मुफी ऐसा हुआ कि माहौल बन गया। उलमाओं के बच्चों को, खुद खतीब व हजरात के बच्चों को लगा कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए फिक्र क्या थी, लड़कियों के लिए गोशा पर्दे का मसला होता था। हमने बहुत स्ट्रिक्ट तौर पे पहले दिन से बुरखे को हमारा यूनिफॉर्म बनाया, लड़के लड़कियों का अलग किया, माहौल पॉजिटिव रखा, नमाज का पाबंदी क्लास में कैंपस में रखी। तो इन लोगों के लिए जो चैलेंजेस होते थे वो निकल गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कबूल करना शुरू किए। और जब वो नताइज देखना शुरू किए, ये आज आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे ज़्यादा जोश से मेरे पास कोई आता है तो एक इमाम व खतीब का बच्चा आता है कि मैं सर मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, और ये मेरी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कह सकते हैं कि उनकी दुनिया तो, आखिरत तो खैर ठीक है, वो तो बनी रही थी, दुनिया और आखिरत बनने में आपने जो है उनका एक अच्छा सपोर्ट। रेहान राही बोल के लड़का है, मुझे इतना खुशी होती है। आज मुझे फ़ोन किया था 3 दिन पहले, करीब रिसेंटली फ़ोन किया लड़का, वो उसके घर में पूरे के पूरे आलिम, वो बच्चा खुद हाफिज और आलिम कोर्स ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट कर दिया। कोई इसको बोले कि सुभान सर से एक मरतबा जाके मिलना है, वो कुछ करेंगे तेरे लिए, तो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। आके मेरे से मिला, आज वो बच्चा MBBS कंप्लीट कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपना हॉस्पिटल शुरू किया था। मुझे हॉस्पिटल शुरू हो रहा है सर मेरा, उसके लिए फ़ोन किया मुझे। वो मैं बता नहीं सकता, जो खुशी है मिलती है उससे, इट्स अनइमेजिनेबल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फाल्कन के कितने इदारे हैं सब, टोटल कितने इदारे हैं, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, और कितना स्टाफ है वहाँ पर? जो कोशिश आर्मस्ट्रांग रोड से शुरू हुई थी, अल्लाह ने बरकत दी। आज फाल्कन पहले एक इदारा था, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने। फिर हमको महसूस हुआ कि अपने खुद इदारे शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सरमाया ज़्यादा लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मेहनतें ज़्यादा लगती हैं। कई ऐसे इदारे हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, इंस्टीट्यूशन है, बनाने वालों ने बहुत मेहनतें फ़िक्रों के साथ पैसा खर्च करके इदारा बनाया, लेकिन चला नहीं पा रहे, क्वालिटी नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा। उन इदारों को मैं फिर हैंड होल्ड करना शुरू किया, उनका मैनेजमेंट टेक ओवर करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैनेज बाय फाल्कन के कई प्रोग्राम, ऐसे कैंपसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल 200 स्ट्रेंथ थी और ऑलमोस्ट बंद होने के कगार में था। आज ऑलमोस्ट 2000 की स्ट्रेंथ है और नंबर 1 कैंपस बन चुका है। तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, ऐसे तमिलनाडु में हमारे कैंपसेस हैं, केरल में हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, राजस्थान में है, ये साल मध्य प्रदेश में आ रहा है, यूपी में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, हमारा हरियाणा में, जहाँ पे नूह का नाम शायद सुने होंगे, दिल्ली से लेस देन 100 किलोमीटर पे हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था बहुत शॉक हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दिल्ली से जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब मैं गया था 3 साल पहले, बोला कि मुझे लगता है कि मैं टाइम मशीन में 30 साल पहले आ गया हूँ। स्पीच में बोला मैं वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रोड्स नहीं है, घर में देखेंगे तो परेशान है, पूरी मुस्लिम आबादी, यानी मुल्क की राजधानी से बिल्कुल करीब और गुंजान मुस्लिम आबादी, और तबाह है, पूरे परेशान हुआ। फिर मैं वहाँ से बोला उनको कि मैं अभी इमीडिएट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले ख्वाब दूंगा, आप मुझे बच्चों को दीजिए। 3 बच्चों को लेके गया, वहाँ से लेके आया बेंगलोर को, मेरे हॉस्टल में रखा। वो 3 बच्चों में से 2 बच्चे डॉक्टर बने, MBBS डॉक्टर बने, फ्री सीट हासिल किए। फिर मैं वहाँ गया, बोला कि अब मैं आपके बच्चों को नहीं ले जाऊँगा, अब मैं आपके पास आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल फाल्कन ने अपना फाल्कन इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया नूह में, फर्स्ट ईयर 2025 का पहला साल है और अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस फुल है। और अनइमेजिनेबल हर वो चीज़ जो शायद वो लोग कभी सोचे नहीं, वो आज वहाँ पे फाल्कन में मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से फाल्कन के मोर देन 30 ब्रांचेस आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और सिर्फ मेरे मैनेज्ड जो सेल्फ सिस्टम में मेरे मोर देन 450 से ज़्यादा टीचर्स हैं, करीब 18,000 स्टूडेंट्स हैं टोटल फाल्कन में आज अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कई चीज़ें हैं जो अब उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी हैं। तो इस फाल्कन से कई सारे लोगों को रोजी भी मिल रही है, कई सारे लोगों को आप सहारा दे रहे हैं। नहीं मतलब आप आपके जरिए से चल रहा है,
क्योंकि आप अगर वहां पर नहीं खड़े रहे, फैल्कन में नहीं रहते, तो आज ये इदारा इतना दूरी तक नहीं जाता था सर। क्योंकि आपका एक ख्वाब लेकर आप चले हैं, तो कई सारे लोग भी उसमें जुड़े हैं। कई लोगों ने दुआएं दी, कई लोगों ने सपोर्ट किया। मेरी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से मेरे पास, जो कोई एक मरतबा ज्वाइन करता है फिर निकलता नहीं है। वो बहुत लो लेवल पे अगर कोई ज्वाइन करता है ना, वो ग्रो होते 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 आज टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं कई लोग। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम की मेहनतें हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं नताइज। सर, शाहीन बीदर, फाल्कन और शाहीन बीदर में क्या फ़र्क है? ये दो अलग अलग इदारे हैं, एक इदारा है, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या ये एक्चुअली? सबसे पहले तो शाहीन मेरी खुद की आइडेंटिटी थी। मैं भी शाहीन का स्टूडेंट हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरे वालिद, ताया, मेरी फूफी मिलके 3 जने, घर के 3 लोग अफराद हमारे घर में ही शुरू किए। तो हाँ, घर के पूरे बच्चों को बिठा के शुरू किए। तो वो हमारे खून में है समझिए, शाहीन, वो फ़िक्रें हमारे खून में हैं। लेकिन जब बीदर में वो इदारा चल रहा था, उसको एक्सपेंड करने की फ़िक्र हुई, तो मैं पहली मर्तबा जब इसका एक फ़र्स्ट ब्रांच हम बेंगलोर में शुरू किए थे। शुरुआत में ये शाहीन के नाम से ही शुरू हुआ बेंगलोर में। शुरुआत के करीब 3-3.5 साल हमने शाहीन के नाम से ही किया। लेकिन क्योंकि सिस्टम, प्रोसेसेस, मेरे तरीक़ेकार थोड़े अलग थे शाहीन का, क्योंकि वो बहुत बड़ा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत करीब ऑलमोस्ट आज 35 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस इदारे के बनाए। उसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा तो मुश्किल होता है। तो मुझे मेरे स्टाइल से कुछ चीज़ें करने थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, आप और एक पैरेलल कोई इदारा शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह फैल्कन उस हिसाब से शुरू हुआ, जहाँ पे थोड़ा तरीक़ेकार चीज़ें कुछ अलग से होती हैं। ये दोनों इदारे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही फ़िक्र के साथ हैं, एक ही फैमिली के हैं, लेकिन अलग अलग इदारे हैं। नहीं, वो मेरा मदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन दीज टू आर 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कम्प्लीटली। आज इस दोनों इदारों में कोई ये नहीं होता कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे का अच्छा ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं देते हैं, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़ शाहीन जो है, मैं चाहूँगा कि आप उसका थोड़ा शाहीन, फैल्कन दोनों एक ही लफ्ज़ है, वो अंग्रेज़ी में या उर्दू में है? तो एक्चुअली वो कौन सा बर्ड है शाहीन? मुझे वो ठीक तरह से मतलब पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें वो जोड़ना चाहूँगा। वो कुछ है, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, तेरा ठिकाना नहीं गुंबद खिदरा पर, खसरे गुंबद खिदरा पर, तू अपना आशियाना बना पहाड़ों की चट्टानों पर। नहीं तेरा नशेमन खतर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। देखिए, ये मेरे सबसे बड़े ताया अब्दुल रज़ाक सैयद साहब की, शायद मुझे मेरे बड़े बता रहे थे, उनका नाम है, उन्होंने दिया था पहले कि शाहीन का नाम शायद वो दिया, फिर अल्लामा इक़बाल का नाम उन्होंने दिया, मुझे सही याद नहीं है। फिर जब इस शाहीन के बारे में हम बात करते हैं, तो एक ऐसा इमेजिनरी परिंदा है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक शायर का तसव्वुरी ख्याली परिंदा है। वो कैसा परिंदा है? इक़बाल कहते हैं, जवानों को मेरी आह सहर दे, जवानों को मेरी आह सहर दे, डॉन इज कमिंग, आवाज़ दो उनको। इन बालो बच्चों को, जवानों को मेरी आह सहर दे, इन शाहीन बच्चों को तू बालो पर दे, खुदाया आरजू मेरी बस यही है कि मेरी नूर बसीरत तू आम कर दे। इक़बाल की कुछ फ़िक्र ये थी कि कौम व मिल्लत बहुत आगे जाएं, वो सेल्फ रिलायंट रहें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। और उसके कुछ खूबियाँ उन्होंने दिखाई थी कि वो दूसरों का शिकार नहीं खाता, वो परिंदा खिलवत पसंद होता है, अलग से रहता है। ये नौजवानों के लिए, तुम कैसे अगर रहोगे तो तुम कितनी तारीफ़ी करोगे। और ये पहाड़ों की चट्टान बहुत ऊंचे से ऊंचा रहता है, जहाँ तस्वर नहीं होता। तो ये नौजवानों के लिए इक़बाल सोचते थे। तो ये नौजवानों के लिए वो फाल्कन रहने दीजिए, शाहीन, ये जो परिंदों की जो बात होती है, ये ऊंचाई पर रहने वाले परिंदा है।
और उनकी कुछ खुसूसियतें हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर आए। तो ये भी कह सकते हैं कि आज से कई साल पहले जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल था उसे जो है फाल्कन हो, शाहीन हो, पूरा करना है। कोशिशें हैं और नतायज जो भी हैं ये अल्लाह का करम है और कई लोगों की मेहनतें हैं उसके पीछे और दुआएं हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आज शाहीन, फाल्कन, एक दो इदारे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे कौम व मिल्लत के लिए, क्योंकि हमारी जो तारीकी है इस कौम व मिल्लत के अंदर जो परेशानियां हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि इस तारीकी में कहीं पे कोई दिया जल रहा है, कहीं पे एक दिया जल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको कई ऐसे फाल्कन चाहिए, ऐसे कई शाहीन चाहिए, हमको कई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, क्योंकि ज़रूरत हमारी उतनी ज़्यादा है। सर आज की डेट में ये देखा जा सकता है कि कई सारे स्पेशली वो मुस्लिम बच्चियाँ SSLC हो, सेकेंड पी हो, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो है मुख्तसर सी नौकरी या मुख्तसर से कहीं उनके ज़िंदगी पस्त हो जाती है। ये जो पास हो रहे हैं वो तो ठीक है, नीड में आ रहे हैं, ये जो फेल हो रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं या किसी भी वजह से वो अपनी तालीम को रोक रहे हैं, इन लोगों के लिए आपका क्या, इन तलबा के लिए आपका क्या मशवरा होगा? अगर आप एक रिकग्नाइज एजुकेशनिस्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप करीब रहे शायद 2014 में, अगर वही गवर्नमेंट आज स्टेट में है तो आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे? इन तमाम चीज़ों पर फिक्र करनी चाहिए, तो आपका क्या सलाह रहेगी और गवर्नमेंट को आप क्या मशवरा देंगे, क्या करे गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम का मेंबर भी रहा, उस वक्त भी मेरी यही फिक्र रही थी कि ये जो आज की डेट में पैसों को लेके तालीम किसी की खता नहीं होती, वसाइल ज़रिया नहीं, वजह नहीं है, बहुत बड़ी ज़रिया हो सकता है कि वन ऑफ द रीज़न, लेकिन वो एक ही रीज़न नहीं है। गरीबी इज़ नॉट द रीज़न। आज की डेट में कई वजूहत हैं, हमको हर जो सबब है ना, वो हर सबब को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा जो मसला हमको नज़र आता है, आप देखिए जो हमारी पॉलिसी है, बच्चों को 8th ग्रेड तक हम फेल नहीं करते और बच्चे चुप नाम के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, और बच्चों के हालात, उनकी इल्मी सतह इतनी कमज़ोर होती है कि 5वीं और 6वीं के बच्चे को बेसिक चीज़ें नहीं आती, लिखने पढ़ने नहीं आती, जमात तफरीक नहीं आता, ज़रब नहीं आता। तो ये बच्चे जब 8वीं में चले जाते हैं, 8वीं के बाद जब जाते हैं ना, उनको लगता है कि शायद वो नहीं कर सकते, हिम्मत पस्त हो जाती है और छोड़ देते हैं कि शायद मेरे से नहीं होता। ये बड़ा रूट कॉज है, उसको एड्रेस करने के लिए एक बड़ा काम करना होता है। वो हमको करना है, हर बहुत छोटे लेवल पे जाके करना पड़ता है, वो बिल्कुल हर मस्जिद लेवल पे जाके उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उस एरिया के कितने बच्चे हैं जो लोअर ग्रेड्स में हैं, उन बच्चों के बिल्कुल बेसिक पढ़ाई, लिखना और पढ़ना बच्चों को आना है। साफ से लिखें कैसे बच्चे, अच्छे से पढ़ें कैसे बच्चे, जो पढ़ रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं, मतलब इन तमाम 2-4 मोटे मोटी चीज़ें हैं। जब ये बच्चे कर लेते ना, आपको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, सिर्फ पर देने का काम आपको करना है, बच्चे खुद उड़ेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा बच्चा गिरा, जब परिंदे का बच्चा गिरता है शुरू में, लेकिन वो उड़ जाता है क्योंकि उसके पास पर होते हैं, हमको वो काम करना है। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल की जब हम बात करते हैं कि ये ख़राब हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन उसी गवर्नमेंट सिस्टम से आप देखेंगे जितने भी लीडर्स आपको सारी दुनिया में देखिए, हिंदुस्तान में खासतौर पे आप देखिए, उन गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आते हैं और वो बड़ी तरक्की करते हैं, और वो हमेशा 1% 2% बच्चे रहते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे रहते हैं। हमको इन बच्चों की तरफ मोटिवेशन को बढ़ाना है। ये काम कोई अब्दुल सुभान अकेला या फिर कोई एक इदारा अकेला नहीं करता, ये कौम व मिल्लत की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमको अपने तौर पे हर जगह पे बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको वो काम करना है। बच्चों के अंदर अच्छी ख्वाहिश पैदा करना, उनको अच्छी सोच देना, अच्छी फिक्र देना, उनको छोटे छोटे चीज़ों पे सराहना उनको, तो इंशाल्लाह ये माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। कीमत हो जाएगी ज़रूर। सर। बहुत सारे लोगों का ये मानना है फैल्कॉन सिर्फ औकाफी ज़मीनों पर या औकाफी इमारतों में बनाया गया है, तो ये कहाँ तक सच है और क्या इसकी हकीकत है? हाँ, बात शुरुआत में थी ये कि हमने 2 इदारे जब बनाए थे,
तब वो काफ़ी क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था वो आर्मस्ट्रांग रोड का जो बिल्डिंग थी वो औकाफ़ी है, मुझे मालूम नहीं थी। ऑलमोस्ट 1 साल तक मुझे मालूम नहीं था कि वो औकाफ़ी बिल्डिंग है। वो तो मुझे लगा कि ट्रस्ट वाले बताए, जो भी एग्रीमेंट भी हुआ उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था वो औकाफ़ी है। ऑलमोस्ट ईयर के बाद मुझे मालूम है वो औकाफ़ी था। नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस अलग थे उसके। लेकिन जब दूसरा जो मुझे ऑप्शन मिला, जब मैं ऑर्फनेज के बच्चे मेरे पास जब पढ़ाई करते थे, उनको वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए भी आए थे आर्मस्ट्रांग रोड पे। वो आर्मस्ट्रांग रोड की जो कैंपस था थोड़ा ढलवान में था और ड्रेनेज का वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ड्रेनेज का इशू ऐसा हो गया कि पूरा टखने तक ड्रेनेज का पानी नहीं रोड पे तो लोग आना जाना नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी तरफ से ऑफर आया, तुम यहाँ पे क्या इसके अलावा तुम क्यों ना दारुसलाम में हमारा छत है, छत के ऊपर हम तुमको एक शेड डाल के देंगे तो और रेंट देना पड़ेगा। बोला रेंट तो मैं अच्छा से अच्छा रेंट दूंगा, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जब मैं गया वन ऑफ द अच्छा रेंट मैं देता था वहाँ पे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वक्फी जगह वहाँ पे ऐसे नहीं गया मैं, वो एक जगह थी जहाँ पे दारुसलाम में शुरू हुआ। फिर मैसूर रोड का जो मस्जिद वाले थे वो खुद मेरे पास कई मरतबा आए, आके सिर्फ ये फिक्र के साथ आए कि हमारे पूरे एरिया में एक मुसलमानों का अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे बच्चे मजबूर हैं, बच्चियां हमारे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं क्योंकि इदारा नहीं है, अच्छा इदारा नहीं है, क्यों ना आप कुछ करते। वो मैंने कहा कि भाई पहले मैं कंडीशन बहुत रखा, आप ये बना के दीजिए, वो बना के दीजिए। मुझे लगा कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो लोगों ने सब बना के मुझे दिया कि हमको ज़रूरत है, ये हमारे एरिया के लिए करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़िक्र वाले लोग हैं, बड़ी फ़िक्र वाले। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक इदारा चल रहा है और हम देख रहे हैं नतायज उसके, माहौल बदल गया है पूरा। ये आप 2-3 इदारे देखेंगे ऐसे, लेकिन जो दूसरे जितने भी इदारे आप देखिएगा, एक 10 एकड़ का कैंपस है मेरा, आम्बूर की जो बात कर रहा हूँ, CBSE कैंपस है, इट इज़ प्राइवेट। कायलपट्टनम में हमारा कैंपस जो है समंदर के किनारे है, वो कई एकड़ के ऊपर बना हुआ है, देखने की काबिल है, वो प्राइवेट है। आज देवबंदी में हमारा एक बड़ा कैंपस बना है, प्राइवेट है। अभी होसकोटे में एक हमने शुरू किया है, प्राइवेट है। तनीसंद्रा में हमारा प्राइवेट है। जयनगर में हमारा बिल्कुल प्राइवेट बिल्डिंग है। ये गलत तस्वुर है, लोगों को मालूम नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, पूरे कैंपस हमारे प्राइवेट ही होते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि शुरुआत में ये 2-3 इदारे जब हुए थे, लोगों को लगा होगा, और लोगों को क्या लगता है, सिर्फ क्यों मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना, तो लोगों को यही है कि सिर्फ यही इदारे है, क्या है सालगंज। तो सारे इदारे वही करके समझते हैं कि सारे इदारों में औकाफ की ही जगह होगी करके लोगों का सोचना है। तो सर ये तो आप डॉक्टर्स बना ही रहे हैं, काफ़ी ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मशीनरी हैं आप, फाल्कन। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे UPSC हुआ या सिविल सर्विसेज में, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, या क्या ये सेक्टर में भी काम हो रहा है आपके इदारों में? देखिए, जब मैं फ़िक्र की बात करता हूँ तो ये हमेशा ये रहती थी मेरे अंदर फ़िक्र के ऐसा वो काम जो हम नहीं कर रहे, कम्युनिटी एज ए होल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम नहीं कर रहे। वो उसमें से एक काम ऐसा ये था कि हम सिविल सर्वेंट्स को नहीं बना रहे थे ज़्यादा तौर पर। पूरे कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट है, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, काफ़ी वसाइल वाले मुसलमान हैं, लेकिन हमारे इदारे नहीं हैं सिविल सर्विसेज को लेके। हमने कुछ ऐसा कलेक्टिव काम उतना ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुली हमने किया नहीं। और उस वक्त जब मैं शुरुआत कर रहा था, तो नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। तो शुरुआती वक्त में जब मैं शुरू कर रहा था, तो लोग मुझे बहुत परेशान नहीं, ताने मारते, अपने पास खाने के पैसे नहीं है, कुछ करने के पैसे नहीं है, क्या ये फिर कौम की फिक्र के नाम पे UPSC बच्चों को पास कराने की बात करते हैं, जो होने का नहीं, जाने का नहीं, होने वाला नहीं है कुछ। मैं बच्चों का सिलेक्शन के लिए उनको सेलेक्ट करके मेरे हॉस्टल में रख के उनको ट्रेनिंग कराना चाहता था। तो उसके लिए मैं पूरे स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था। तो मेरे घर वाले मुझे बोले, बीदर में जब मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था, कि बीदर को आके एग्ज़ाम कंडक्ट करा बेटे। वालिद बोले, जो बीदर की तारीख में कभी किसी बच्चे ने UPSC क्लियर नहीं किया, वहाँ पे आके तो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, बच्चों को ले जाना चाह रहा है, क्या होने वाला है, ये बेवकूफ़ी है। बोला कि मैं वालिद साहब को बड़े एहतराम से बोला कि मैं वो नहीं बनना चाह रहा जो बैठ के सिर्फ हालात की दुहाई दे। लेट मी डू समथिंग, कि एटलीस्ट अगर जब मेरा ऊपर वाला जो सवाल करेगा तो मैंने कुछ एफर्ट किया, एटलीस्ट बड़े अच्छे एहतराम से वो बात को कहा। और उस वक्त 2 बच्चों को मैं हॉस्टल में ला रहा था। तो एक बच्चे के अब्बा बोले कि मेरे पास जॉब नहीं है काफ़ी वक्त से, मैं उस वक्त
खाने के पैसे चार्ज करता था, कोचिंग रहना सब फ्री था। तो अब्बा बोले बच्चे के कि मैं खाने के पैसे ही नहीं दे सकता। तो हम दोनों में थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, 50% खाने के पैसे वो देने के तैयार हो गए और बच्चा मेरे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रिजल्ट ऐसा आया, नदीम आज IPS ऑफिसर है। और नदीम की UPSC की जर्नी शुरू हुई यहाँ से। और उसका छोटा भाई, वो बच्चा जो नदीम यहाँ पे रहता था, वो बेंगलोर में उसका छोटा भाई पढ़ता था, वो आके यहाँ पे रहता था शहरी उस तारीख के टाइम। आज वो बच्चा IAS ऑफिसर है। नदीम तो बीदर की हिस्ट्री लिखा, पहला बच्चा, लेकिन जब उसका छोटा भाई IAS बना, एक घर में एक IAS एक IPS पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा, एक घर से। और ऐसे कई स्टोरीज बने हैं। आज IRS हैं, IFS हैं, KS के कई बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करीब टोटल 300 से ज़ायद ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज में आज अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन से फारिग हुए हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं। हमने ये एक फिक्र के साथ कि सिर्फ सिविल सर्विस, क्योंकि हमारे पास रेसिडेंशियल एकेडमी चलती है जहाँ पे खाना, रहना, पढ़ना, कोचिंग, हर चीज़ फ्री होती है, पूरा बिल्कुल फ्री, 100% फ्री। एक पैसा किसी को हम चार्ज नहीं करते कई सालों से। और इनके बच्चों का सिलेक्शन हम खुद करते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से, और उनको हम तैयार कराते हैं। और इसके लिए कोई आदमी एक पैसा, कोई चंदा हम जमा नहीं करते। ये सर्फ खास है फाल्कन का, और फाल्कन अपने तौर पे अपनी ये जिम्मेदारी समझ के हम करते हैं कि हमको देना है इस कौम व मिल्लत के लिए कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर का रिजल्ट, लास्ट ईयर का रिजल्ट काफ़ी इंकरेजिंग रहा। खाली ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जितने बच्चे पास होते हैं, ऑलमोस्ट 10% बच्चे फाल्कन की तरफ से किसी न किसी तरीके से आते हैं, जहाँ पे फाल्कन स्कॉलरशिप देता है, उनको इनकरेज करता है, उनके इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करता है, उनके रेसिडेंशियल एकेडमी में रखता है, कई चीज़ें हैं। अब ये साल जो फाल्कन 2 साल से एक कोशिश शुरू किया है, वो बहुत यूनिक इनिशिएटिव है फाल्कन का, जहाँ पे हमको क्या लगा कि हमारी रेसिडेंशियल एकेडमी में कैपेसिटी कितनी है, 25-50 बच्चे रह सकते हैं, लेकिन कौम में 25-50 बच्चे थोड़ी हैं, ज़रूरत तो बहुत है, हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 14% है, हमको शेयर चाहिए 14%, जबकि अगर आप रिजल्ट देख लीजिए UPSC का ये साल का रिजल्ट 3% है, अवेलेबिलिटी नहीं तो 3% रिजल्ट है हमारा, और हमको रिजल्ट चाहिए 14%। वो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, कर्नाटक में फाल्कन कर रहा है, केरल में कुछ इदारे कर रहे हैं, दिल्ली में हमदर्द जामिया इदारे कर रहे हैं, ज़कात फाउंडेशन कर रहा है, ऐसे लखनऊ में एक है, गुजरात में इदारे हैं, लेकिन वो छोटा छोटा काम कर रहा है। लेकिन हमको जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। वो क्या है? अब UPSC में 750 हर साल वैकेंसी आते हैं, मतलब पोस्ट आते हैं, लेकिन हमको सिर्फ UPSC में नहीं चाहिए, हमको SSC में जाना था, हमको RRB में बच्चों को जहाँ पे हर साल हज़ारों के वैकेंसीज आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे खाती जाते नहीं, एग्ज़ाम लिखते नहीं, मालूम हो नहीं हमारे बच्चों को। तो फाल्कन ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया, फाउंडेशन, जहाँ पे हम हिंदुस्तान के कई डिग्री कॉलेजेस के साथ हम टाई अप करते हैं, और उस डिग्री कॉलेज में वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को हम वहीं पे हमारी तरफ से फ्री कोचिंग देते हैं, जहाँ पे फाल्कन ऑनलाइन सिस्टम के साथ उनकी वीकली क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे सर्विंग ऑफिसर्स उनको पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों का डेवलप हो। होता यह है कि बच्चे UPSC की तैयारी डिग्री ख़त्म होने के बाद शुरू करते हैं, जिसके लिए 3 साल लगते हैं। हमारे घरों में उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती कि बच्चे को 3-3 साल तक हम कमाए बगैर छोड़ दें। हम बच्चे को बोलते हैं टाइम बहुत हो गया, ज़रूरत है घर में तो कमा ले। बच्ची रही तो बच्ची को बोलते हैं तेरी उम्र जा रही है, तुम मत इंतज़ार कर। तो उसको मसले को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन था कि डिग्री के साथ बच्चों को तैयारी शुरू करा दे पैरेलल। तो हमने ये प्री फाउंडेशन का प्रोग्राम शुरू किया। लास्ट ईयर 80 से ज़्यादा सेंटर्स पे हमने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल ऑलमोस्ट 100 सेंटर्स पे फाल्कन का ऑनलाइन सिविल सर्विसेज का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है चल रहा है। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि ये बच्चे कल IAS ना बने, कल IPS ना बने, इसके लिए टाइम लगेगा। हम एक जहन साजी कर रहे हैं कौम व मिल्लत की। हम चाह रहे हैं कि एट ए टाइम 50,000 बच्चे एग्जाम लिखें, क्योंकि 10 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, तो हमारे कितने बच्चे एग्जाम लिखना चाहिए? कम से कम 1.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखना चाहिए। तो फाल्कन अपने तौर पे बहुत बड़ा बोल्ड ख्वाब है ये कि 50,000 बच्चों को हम एक साल में तैयार करा के उनको एग्जाम लिखाना चाह रहे हैं, उनको पास कराना नहीं चाह रहे। हम पर देंगे, उड़ने का काम उनका है इंशाल्लाह। सर, आप इंस्टीट्यूट के अलावा आपकी क्या मसरूफियत है सर? क्योंकि इंस्टीट्यूट इतना सारा काम रहता है, फिर भी आप कहाँ पर मसरूफ? ये
मैं थोड़ा कम बात करता हूँ इन तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं यूजुअली फैल्कन के नाम से जाना जाता हूँ, लोग फैल्कन के लिए मुझे जानते हैं। लेकिन आज फैल्कन को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सिस्टम के साथ बनाया। फैल्कन में मेरा रोल पहले की वैसा नहीं होता आज, जहाँ पे मैं सुबह मेरी और रात मेरी फैल्कन में होती, दूसरा कुछ नहीं मेरी ज़िंदगी में। मैं एक दिन छुट्टी लिए बगैर कई कई सालों तक काम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सब खाली 2 छुट्टी होती, ईद की और दोनों ईदों के टाइम छुट्टी होती, मेरी दूसरी कोई छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जब हालात बदले, बेहतर हुए, तो हमने सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम है जो फैल्कन को चलाता है। आज अब्दुल सुभान फैल्कन को नहीं चलाते। तो जब सिस्टम फैल्कन को चलाना शुरू किया, तो मुझे कुछ टाइम मिला, तो कुछ ऐसे काम करने के लिए जो मैं चाहता हूं कि बड़े तौर पे हो। वो क्या काम हो सकता है कि अब फैल्कन अपने इंस्टीट्यूशन खोलना नहीं चाह रहा हर जगह। अब फैल्कन हर वो इदारे को सपोर्ट करना चाह रहा है और उनको एम्पावर करना चाह रहा है जो तरक्की करना चाह रहे हैं, जो स्टेबल, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। इन तमाम के लिए फैल्कन ने मैंने 6 साल पहले 2018 में एक्चुअली मैंने अपना फर्स्ट एडटेक कंपनी शुरू की थी, जब बहुत अर्ली था उस वक्त। कोई लोग भरोसा नहीं करते थे क्या मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोविड आया, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, शायद ही फैल्कन पहला इंस्टीट्यूशन होगा जो उसी दिन अनाउंस किया अपना ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि हमने ऑलरेडी तैयार कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं जो फैल्कन का सिस्टम को यूज़ करते हैं। फैल्कन ने एक फैल्कन नहीं, हमारी कंपनी है जो सेपरेट कंपनी है, जिसका एक क्लाइंट फैल्कन भी है, जो अपना करिकुलम देता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम प्रोवाइडर हैं हम, जहाँ पे हमारे खुद के बुक्स पब्लिश होते हैं। टीचर्स का मसला यूनिवर्सल मसला है, हर जगह पे, हर स्कूल में, हर जगह एक ही मसला है कि हर किसी को अच्छा टीचर चाहिए। लेकिन मसला ये है कि टीचर हर जगह अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि पैसे कम मिलते हैं टीचर को, और सबकी फर्स्ट चॉइस टीचर नहीं होती, सबकी आखिरी चॉइस टीचर बनना होती है। तो अब जब ऐसे लोग आते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में जो इतने कैपेबल नहीं होते शुरुआत में, उनको एम्पावर करना होता है। वो करने के लिए हमने पूरा सिस्टम बनाया कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या लगता है कि कहीं टीचर ट्रेनिंग कर दें एक दिन तो टीचर अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एवरी डे टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो कैसे होगी? हमने एवरी डे हैंड होल्डिंग सिस्टम बनाया टीचर का। वो कैसे होगा कि आज की दुनिया में जहाँ पे बच्चा रील देखता है, रील के लिए मैक्सिमम आई थिंक 2 सेकंड्स का अटेंशन टाइम होता है, वो बच्चा आज क्लास में बैठे और वो टीचर पलट के बोर्ड पे लिखते बैठे, तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो रील की दुनिया में उस बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से सिस्टम को चेंज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड होकर के स्टूडेंट्स को भी हुक दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा टीचिंग सिस्टम ही बनाया जहाँ पे एनिमेशन मिलेगा, वीडियो मिलेगा, गेम मिलेगा। बच्चों को लगेगा नहीं कि वो बोरिंग कुछ पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ के, नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उतना इंगेजिंग सिस्टम हमने बनाया जहाँ से टीचर को हर रोज टीचर के ऐप के थ्रू एवरीडे लेसन प्लान हर मिनट के हिसाब से क्या करना है, कैसा करना है, टीचर को मिलता है। और सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एनिमेशन सपोर्ट, गेम सपोर्ट, हर चीज़ रेडीमेड मिलती है टीचर को। क्योंकि एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं होती, वो माँ भी है, वो बहू भी है, वो बीवी भी है। घर में 5 जिम्मेदारियां हैं और नेक्स्ट दिन 5 क्लासेस लेना है। वो टीचर को टाइम नहीं होता कि रिसर्च एंड R&D करके 5 बुक्स में से कुछ अच्छा कंटेंट निकाले। वो तमाम चीज़ें हम करते हैं, क्योंकि हर वो स्कूल का सबका मसला एक ही है कि करिकुलम कैसे डिज़ाइन किया जाए। वो प्रिंसिपल हर स्कूल की बैठती है और टीचर के साथ उसको सब्जेक्ट के और करिकुलम बनाती है। उस टीचर का लेवल क्या होगा, उस प्रिंसिपल का क्या लेवल होगा, और किस लेवल पे वो बना रहे होंगे, कितना वक्त दे सकते होंगे, मुश्किल है। आज मेरे पास करीब 150 से ज़्यादा लोग फुल टाइम कई सालों से बैठ के वो काम करता है, और वो करोड़ों रुपयों का मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे बड़ा काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं करता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम उसके अंदर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज लाखों के बच्चों ने फ़ायदा उठाया। वो मेरी सबसे बड़ी खुशी का जरिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह, और कमाई का भी। सो जैसे कि सुभान सर ने बताया कि तमाम जो दास्तान आपने सुनी फैल्कन की, सुभान सर की, तो ये होता है कि ख्वाब अगर आपके पास है, अगर आप ख्वाब देख रहे हैं, तो उसे जो है मुमकिन करना
नामुमकिन नहीं है, कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं है। उसके अगर लगातार आप कोशिश करेंगे तो जैसे सुभान सर ने किया और काफ़ी हज़ारों लाखों बच्चों को ख्वाब दिखाया और उनके ख्वाब पूरे हुए। और इस तमाम चीज़ों में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, सुभान सर के शरीके हयात का भी इसमें जो है काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि एक दुल्हन जो लंदन वाले दूल्हे को देख करके उसके साथ निकाह कर रही है और वो बैंगलोर में स्टूडेंट्स के लिए खाना पका रही है, तो ये जो है काबिल सताइश बात है। इनकी कुर्बानियों का ये नतीजा है। और सुभान सर की भी तो हैं ही कुर्बानियाँ, लेकिन वालिदैन का बड़ा रोल हाँ, वालिदैन का भी रोल रहेगा। लेकिन ये जो आपने जो बताया है इसके अंदर, ये काफ़ी जो है काबिल सताइश है। शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, वो लाखों हज़ारों तलबा, उनकी दुआओं का, उनकी कुर्बानियों का नतीजा इस वक्त फैलकर हम देख रहे हैं।